क्लास 12th की बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चैप्टर नंबर 1 बेसिकली हमने स्टार्ट कर रखा था। चैप्टर 1 था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पार्ट 1 में ये सारा कर चुके थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर से बिगिन करती हूँ। तो देखो, जब ब्रिटिश हमारे यहाँ पर आए थे, उन्होंने हमारे देश को काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया था, एक्सप्लॉइट किया था। और इस चैप्टर में बेसिकली हम देखेंगे कि जब ब्रिटिश इंडिया को छोड़कर गए, यानी कि ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे हमारा देश कैसा था, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करी गई थी। बेसिकली सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वो टर्म है जो डिस्क्राइब करती है कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था ब्रिटिश रूल के टाइम पे। इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था ब्रिटिश रूल के टाइम पे। अगर हम ब्रिटिश रूल से पहले की बात करते हैं तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इंडिया की, वो वर्ल्ड वाइड फेमस थी। डेक्कन मुस्लिन, जो कि बंगाल में फाउंड होता है, एट प्रेजेंट देखें तो ढाका के आसपास, जो कि ऑब्वियसली बांग्लादेश की कैपिटल है, ये फेमस था एज अ फाइनेस्ट कॉटन टेक्सटाइल। क्या? डेक्कन मुस्लिन। मलमल, जो कि एक फाइनेस्ट वैरायटी है मुस्लिन की, ये भी इंडिया में था और इसकी भी हम लोग जो है एक्सपोर्ट करते थे, तो वर्ल्ड वाइड ये भी फेमस था। मलमल शाही या मलमल खास के नाम से। और रॉयल लोग इसको वियर करते, जो रॉयल पीपल है, रिच पीपल है बेसिकली, वो लोग इसको वियर करते थे। ब्रिटिश लोग आए, उन्होंने हमारे देश में सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया और 2 फोल्ड क्लासिफिकेशन किया था उन्होंने। क्या किया था? मतलब जो ये सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था, ये 2 फोल्ड मोटिव था उसके पीछे। 2 मोटिव थे बेसिकली, 2 ऑब्जेक्टिव थे ब्रिटिश लोगों के सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के। पहला कि टू एक्सप्लॉइट इंडिया एज अ पोटेंशियल मार्केट फॉर द इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, कि इंडिया का जो मार्केट है उसको एक्सप्लॉइट कर दो। दूसरा, to exploit India's wealth of raw material and primary products like cotton and jute, and it was required to fulfill the emerging needs of industrial outputs in the wake of industrial revolution in Britain. इंडिया के जो रॉ मटेरियल की वेल्थ है उसको एक्सप्लॉइट कर दो, सारा कुछ अब सस्ते रेट में भेज दो। कहाँ पे? ब्रिटेन में। वहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर करो और उसको जो है इंडिया में ले आओ। ये सब इसमें एक्चुअल में किया गया था। ठीक है, तो सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से हुआ क्या? जो इंडियन मार्केट्स है, वहाँ पे ब्रिटिश की गुड्स आने लगी और जो इंडियन की इंडस्ट्रीज थी, इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी, इंडिया की इंडस्ट्रीज जो थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज या बाकी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, वो डिक्लाइन हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट देश में बढ़ गया। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की ब्रिटिश रूल के टाइम पे इतनी गंदी हालत हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा पुअर स्टेट थी, जो कि हम फॉलोइंग पॉइंट्स में देखते हैं। पहला है डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। अभी बताया कि जो सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो लाया गया, उसकी वजह से हमारा जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है उसकी जो वर्ल्ड वाइड एक्सीलेंस थी, वर्ल्ड वाइड क्वालिटी थी, वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी, वो ख़त्म हो गई। मेन रीज़न क्या था कि जो हैंडीक्राफ्ट पे ब्रिटिश लोगों ने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगा दी थी। बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स कर दिए थे कि वर्ल्ड में इनको फिर कोई खरीदना ही नहीं चाहता था। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने करी थी। दूसरा पॉइंट हम देखें, मतलब एक्सप्लेनेशन अगर इसी में देखते हैं, तो जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में, इट कोइंसाइडेड विद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन ब्रिटेन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो ब्रिटिश है उनको इंडिया जो है वो एक बेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लग रहा था, ऑल्सो एक बेस्ट मार्केट वाली जगह लग रही थी। अकॉर्डिंगली उन्होंने हैंडीक्राफ्ट्स पे, हमारी इंडस्ट्रीज पे, इंडियन इंडस्ट्रीज पे डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगा दी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के अंदर जो प्रोविजंस थे वो ये थे: टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, यानी कि इंडिया से बिना टैरिफ के रॉ मटेरियल जाएगा बाहर, और टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड्स इनटू इंडिया, और जो ब्रिटेन की गुड्स हैं वो बिना टैक्स के, बिना टैरिफ के इंडिया में आ जाएंगी। तो ऑब्वियसली अपनी गुड्स को प्रमोट कर रहे हैं, हमारे जो रॉ मटेरियल है वो सस्ते में लेके जा रहे हैं। ये चीज़ चल रही थी यहाँ पे, राइट। एट द सेम टाइम हैवी ड्यूटी वाज प्लेस्ड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया इंडिया के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स पे, तो ऑब्वियसली जब टैक्स बहुत ज़्यादा है तो वो महंगी हो जाएंगी, तो उन्हें खरीदेगा कौन? तो जो उनका कॉम्पिटिटिवनेस है एक्सटर्नल मार्केट में वो कम हो गई थी, कि उनको लोग खरीद ही नहीं रहे थे।
इनकी बहुत ज़्यादा महंगे बिक रहे थे इंडिया के हैंडीक्राफ्ट वाली जो चीज़ें थी। तो एज ए कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स थे वो इंडिया की मार्केट्स में आने लगे बहुत ज़्यादा, और इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स जो थे उनकी जो डोमेस्टिक और जो उनकी फॉरेन मार्केट में जो उनकी वैल्यू थी, राइट, वो ख़त्म होने लगी। लास्ट में क्या हुआ, जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ठीक है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स जो हैं दे ऑल्सो फेस टफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम मशीन मेड ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली जब फ्री में रॉ मटेरियल ब्रिटिश लोगों को मिल रहा था, ब्रिटिश की इंडस्ट्रीज को मिल रहा था, तो सारा काम किस पे कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी पे कर रहे हैं प्रोडक्ट की। तो इसकी वजह से जो कंपटीशन है वो बढ़ गया था, और इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स जो है उनकी वैल्यू लूज हो गई थी इस वजह से। ठीक है, साथ साथ जो इंडियन कंज्यूमर्स है उनकी डिमांड भी चेंज हो गई थी। ब्रिटिश कल्चर के इन्फ्लुएंस में लोग आ गए थे, वेस्टर्न लाइफस्टाइल को लोग अपनाने लग गए थे, तो इंडिया के लोकल ट्रेडिशन को, इंडिया के लोकल कल्चर को कोई नहीं पूछता था उस टाइम पे। तो इंडस्ट्रीज की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी इस वजह से। इंडियन क्राफ्ट्समैन जो है वो बिल्कुल ही कम होते जा रहे थे डोमेस्टिक मार्केट में, क्योंकि जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री नहीं काम कर रही तो वो हैंडीक्राफ्ट बनाए करेंगे क्या, राइट। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो वो सेकंड पॉइंट आई मीन वो है ब्लीक नेशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री अंडर द ब्रिटिश राज, राइट। कि जो मॉडर्न इंडस्ट्री है उसकी नेशनल ग्रोथ हो रखी थी। सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी के टाइम पे ही जो है मॉडर्न इंडस्ट्री शोड इट्स एमर्जेंस। तो देखो इस पॉइंट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल्स जो है सेटअप करी गई थी हमारे यहाँ पे। कॉटन टेक्सटाइल मिल बेसिकली वेस्टर्न इंडिया में, महाराष्ट्र, गुजरात में सेटल की गई थी, जो कि इंडियंस कंट्रोल करते थे। जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें तो वो बंगाल में कॉन्सेंट्रेटेड थी, जो कि फॉरेनर लोग जो है वो आपके कंट्रोल करते थे। 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में आयरन स्टील इंडस्ट्रीज इंडिया में आई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है 1907 में सेटअप करी गई थी। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सीमेंट, पेपर, शुगर इंडस्ट्रीज जो है वो आने लग गई थी। कैपिटल गुड इंडस्ट्री कोई इंडिया में थी ही नहीं। कैपिटल गुड्स बेसिकली वो इंडस्ट्री, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वो है जो कि आपकी मशीन, इंडस्ट्रियल प्लांट्स को प्रोड्यूस करती थी। ऐसी कोई इंडस्ट्री हमारे यहाँ थी ही नहीं, राइट। कंट्रीब्यूशन ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर इन ग्रॉस वैल्यू एडेड और जीडीपी ऑफ द कंट्री बहुत कम था। स्टेज पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन लिमिटेड था, वो भी सिर्फ स्ट्रैटेजिक एरिया जैसे कि रेलवेज और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पे सरकार काम कर रही थी। ठीक है, तो एक्सपेंशन ऑफ इंडियन मार्केट ब्रिटिश प्रोडक्ट्स के ऑब्वियसली होना थी। ठीक है, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा क्या था। तो उससे पहले हमने देख लिया कि कैसा था, राइट। ब्रिटिश लोगों ने सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लगा दिया, तो हमारा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर जो है बिल्कुल ही तबाह कर दिया। उसके बाद जो मॉडर्न इंडस्ट्री वो सेटअप कर रहे थे, जैसे कि ये टिस्को हो गई, और उससे पहले जो कॉटन जूट टेक्सटाइल मिल्स थी, कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी, इसकी क्या हालत थी उस टाइम पे, उसकी ग्रोथ बहुत कम थी। तो उसकी बात करे जा रहे हैं इस पॉइंट में। तो अगर हम देखें इंडस्ट्रियल सेक्टर बेसिकली ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे, इट रिवील्ड 4 कोर कैरेक्टरिस्टिक्स, जिससे हमें पता लगता है कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड था और उसकी लिमिटेड ग्रोथ थी। वो ये 4 पॉइंट है। बताया मैंने कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय करी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी जो लगाई थी उसकी वजह से मॉडर्न इंडस्ट्री में जो है कोई इतनी ग्रोथ अच्छी खासी नहीं हो रही थी, राइट। और इवन क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि जो स्टेट है, स्टेट भी कोई ऐसा मतलब गवर्नमेंट बेसिकली जो है वो भी कोई ऐसा काम नहीं कर रही थी कि इंडस्ट्रीज पे हमें फोकस करना चाहिए। उसमें भी सिर्फ रेलवेज वगैरह पे वो फोकस कर रहे हैं। अब रेलवेज एक्सपैंड करे गए तो ऑब्वियसली इंडियन मार्केट में ब्रिटिश प्रोडक्ट्स जो है वो उसकी एक्सपेंशन हो गई, हैंडीक्राफ्ट खत्म हो गए, टैरिफ फ्री इम्पोर्ट हो रहा है ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का इंडिया में, तो ऑब्वियसली उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे मिलेंगे लोगों को, सस्ते मिलेंगे। कैपिटल गुड इंडस्ट्री की बात करें तो वो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट थी। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, जब कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे आप कुछ कैपिटल गुड्स, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा है आपका, बहुत ही बकवास है ऑब्वियसली, राइट। तो ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्री जो थी हमारी हैंडीक्राफ्ट्स की, उसकी तो ग्रोथ थी ही नहीं, बल्कि खत्म, तबाही हो गई थी पूरी तरह से ये वाली इंडस्ट्री। तो कितनी बैकवर्डनेस है ना इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी उस टाइम पे थी बेसिकली। एग्रीकल्चर सेक्टर में कितनी बैकवर्डनेस थी वो पढ़ा चुकी हूँ पिछले वीडियो में।
फॉरेन ट्रेड उस टाइम पे कैसा था? जब देश में ही चीजें सही नहीं चल रही, इंडस्ट्री सही नहीं है, एग्रीकल्चर सही नहीं है, तो फॉरेन ट्रेड तो क्या ही पूछ रहे हो, है ना? तो जो रोमन्स है उन्होंने इंडिया को बोला था द सिंक ऑफ वर्ल्ड्स बुलियन, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में आकर जो सोने की चिड़िया जो टर्म थी, या जो उसको वर्ल्ड्स बुलियन का सिंक बोला जाता था, इन सब पे एंड लगा दिया था। क्यों? अपनी पॉलिसीज की वजह से। ब्रिटिश रूल से पहले जो इंडिया है, हम लोग वेल नॉन एक्सपोर्टर थे फिनिश गुड्स के, मतलब हम बाकी देशों में जो है कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, आयरन गुड्स, वुडन गुड्स, आइवरी वर्क, प्रेशियस स्टोन, ये सब एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन ब्रिटिश लोग जब यहाँ पर आए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी कम हो गई, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर हमारा खत्म हो गया, तो उन्होंने इंडिया को जो है कन्वर्ट कर दिया था जस्ट एज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। यानी कि अब पहले की तरह हम फिनिश्ड गुड्स एक्सपोर्ट नहीं करते थे, बल्कि क्या करते थे, जो आपकी रॉ मटेरियल है सिर्फ उसको एक्सपोर्ट करते थे, और सारी की सारी फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करते थे। तो दिस वाज ऑल बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अगर हम डिटेल में देखें कि उस टाइम पे हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो कैसा था, तो उसके हम बेसिकली 3 पॉइंट पढ़ेंगे इसमें। नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अभी ही बताया है कि इतनी ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज थी ट्रेड की, टैरिफ की, ब्रिटिश लोगों की, कि जो इंडिया है वो सिर्फ नेट एक्सपोर्टर बन गया था रॉ मटेरियल का, और नेट इंपोर्टर बन गया था फिनिश्ड गुड का। तो जो हमारे इम्पोर्ट्स थे उसके अंदर कॉटन, सिल्क, वुलन क्लोथ्स, इतनी छोटी छोटी चीजें भी हम इंग्लैंड से इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो सोचो देश की हालत उस टाइम कैसी होगी, राइट? तो ऑब्वियसली फॉरेन ट्रेड डिक्लाइन हो रखा था, बिल्कुल ही खत्म, तबाह हो रखा था। मोनोपोली कंट्रोल था इंडियन फॉरेन ट्रेड पे ब्रिटिश लोगों का। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कौन देख रहा है इंडिया का? ब्रिटिश सरकार देख रही है। तो मोनोपोली किसकी है? ब्रिटिश सरकार की है। तो इस चीज में अगर हम देखें तो 2 चीजें हो रही थी उस टाइम पे। अभी बताया कि हम लोग सब कुछ इंपोर्ट कर रहे थे और रॉ मटेरियल जो है उसको एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो 50% से ज्यादा का इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है इट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ग्रेट ब्रिटेन। यानी कि हम जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका 50% हम किसको कर रहे हैं? ब्रिटेन को कर रहे हैं। 50% इंपोर्ट बेसिकली ये है कि 50% फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैक्सिमम 50% किसके साथ कर रहे हैं? ब्रिटेन के साथ कर रहे हैं। फॉरेन ट्रेड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ही तो होता है, तो मैक्सिमम फॉरेन ट्रेड किसके साथ हो रहा है? ब्रिटेन के साथ हो रहा है। बाकी का बचा हुआ चाइना, सिलियन, बेसिकली श्रीलंका, पर्शिया, जिसका पहले नाम पर्शिया था, आजकल ईरान बोलते हैं इसको, है ना? तो ये सब चीजें हो रही थी। अब ब्रिटेन ने जो है कंट्रोल कर रखा था इंडिया के फॉरेन ट्रेड को, तो उसकी वजह से 1869 में सुएज कैनाल भी ओपन कर दिया। सुएज कैनाल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है हमारे मार्केट्स के लिए। लोकेशन देखना आप इसकी मैप पे। तो बेसिकली सुएज कैनाल क्या है? आर्टिफिशियल वाटरवे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आ जाता है ये। कब बना था? 1869 में। आर्टिफिशियल वाटरवे है विच इज रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस इस्थमस ऑफ सुएज इन नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट। जो कैनाल है दिस प्रोवाइडेड ट्रेड रूट बिटवीन यूरोपियन और अमेरिकन पोर्ट्स एंड पोर्ट्स लोकेटेड इन साउथ एशिया, ईस्ट अफ्रीका एंड ओशिनिया बाय रिमूविंग द नीड टू सेल अराउंड अफ्रीका। Opening of Suez Canal in 1869 significantly reduced the cost of transportation of goods between Britain and India, and significant reduction in transport costs promoted monopoly control of India's foreign trade by the British government. Obviously, देखो मैप लगा देती हूँ यहाँ पर, मैप आपको दिख रहा होगा। अब ध्यान से देखो जरा, अगर हमें इंडिया से ब्रिटेन में कुछ एक्सपोर्ट करना था तो हमें पूरा अफ्रीका घूमना पड़ता था पहले। 1869 में स्विस कैनाल के बनने से बाद हम इंडिया से ब्रिटेन डायरेक्ट इस रास्ते से, जिसको हम स्विस कैनाल कहते हैं, यहाँ से जा सकते थे। तो टाइम बच रहा है, ब्रिटेन में चीजें एक्सपोर्ट जल्दी हो रही हैं, इवन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी घट रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? मोनोपोली कंट्रोल जो है ब्रिटेन का इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे हो रहा है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस 50% ऑफ फॉरेन इंडिया ट्रेड वॉज डायरेक्टेड टूवर्ड्स ग्रेट ब्रिटेन। उसके अलावा जो एक्सपोर्ट्स थे प्राइमरी प्रोडक्ट्स के, बेसिकली रॉ मटेरियल, वो इंडिया से ब्रिटिश इंडस्ट्री के पास जाते थे, और जो फिनिश्ड गुड्स के वो ब्रिटेन से इंडिया में आ रहे हैं। मतलब सोचो, रॉ मटेरियल हमारा लेके जा रहे हैं, उसी से सामान बना रहे हैं और वही हमें महंगे रेट में बेच रहे हैं। सो दिस वॉज द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश पीपल that exploited India, and obviously this benefited the British, right?
ब्रिटिश रजीम के टाइम पे जो हमारे एक्सपोर्ट्स थे वो ज़्यादा थे और हमारे जो इम्पोर्ट्स थे वो कम थे, राइट। एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं, हम सामान ज़्यादा बाहर बेच रहे हैं, मंगवा कम रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम? ट्रेड सरप्लस, ठीक है। अब हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे थे? प्राइमरी गुड्स। हम प्राइमरी गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम कोई इंडस्ट्रियल गुड या कोई फिनिश प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं करते। इसका मतलब हमारी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड इकोनॉमी है। बैकवर्ड और स्टेगनेंट इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है कमेंट में बताना, पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था मैंने, ठीक है। अब सरप्लस ट्रेड है, लेकिन उसके बाद भी जो फूड ग्रेन्स, क्लोथ्स, ये सब चीज़ें हैं, फिर भी इसकी डोमेस्टिक मार्केट में कमी थी। ट्रेड सरप्लस जो था वो हमारे देश की ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं हो रहा था। ब्रिटिश सरकार ने उस ट्रेड सरप्लस को एक्सपेंसेस ऑफ वॉर में यूज किया था। उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 भी चल रही थी 1939 से 45 के बीच में, राइट। ऑल्सो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के भारत में, वो भी यहीं से बढ़ रहे थे सरप्लस ट्रेड से। तो क्या ही फायदा है इसका जब ब्रिटिश लोग जो है इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं, ना ही कोई डेवलपमेंट, ना ही कोई ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, राइट। सो ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ हो रहा था उस टाइम पे। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा थे और वो मुश्किल हो रहे थे, ब्रिटिश सरकार से मैनेज नहीं हो पा रहे थे बेसिकली वो, ठीक है। तो क्या करा उन्होंने? जो ट्रेड सरप्लस था उसी के पैसे उसमें लगा दिए, और जो सारे एक्सपेंसेस थे दिस वाज बोर्न बाय द इंडियन एक्सचेकर, ठीक है। इंडियन एक्सचेकर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि जो ट्रेड सरप्लस है, जो इंडिया के खजाने में जो पैसे पड़े हैं, उससे ये ब्रिटिश लोग इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कर रहे हैं और उसी से इंडियन एक्सचेकर से ही ये क्या कर रहे हैं? वॉर में यूज कर रहे हैं उस पैसे को। तो इसका मतलब क्या है? इंडिया की जो वेल्थ है उसका कंप्लीट ड्रेन हो रहा है। जब देश का पैसा आप उस देश की डेवलपमेंट या ग्रोथ में नहीं लगा रहे तो ऑब्वियसली उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ था? जो पॉवर्टी है, बैकवर्डनेस जो देश में है, वो काफी ज्यादा बढ़ रही थी, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है डेमोग्राफिक प्रोफाइल, कि उस टाइम पे जो इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल है वो कैसी थी। डेमोग्राफिक कंडीशंस बेसिकली वो कंडीशंस हैं जो उस टाइम पे पॉपुलेशन के बारे में बताते हैं कि पॉपुलेशन कैसी थी। और ये सारे कंडीशंस जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि जो इकोनॉमी थी हमारी वो काफ़ी ज़्यादा स्टेगनेंट थी, काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड थी। बर्थ रेट और डेथ रेट हम देखें तो वो बहुत हाई थे। 48 तो आपका बर्थ रेट था, 40 आपका डेथ रेट था पर 1000, जिसकी हाई डेथ रेट है, हाई बर्थ रेट है, इसका मतलब पॉवर्टी देश में बहुत ज़्यादा है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है? डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ्स। सिंपल सी डेफिनेशन है, कितनी बार पढ़ रखी होगी। बहुत ज़्यादा था इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी, 218 पर 1000 उस टाइम पे, और आज कितना है? 30 पर 1000 अकॉर्डिंग टू द बुक, ठीक है। बुक के हिसाब से डेटा लिख के आना आप एग्जाम में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन 44 ईयर्स थी उस टाइम पे बस। एट प्रेजेंट 69.4 ईयर्स है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है। इसका मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी हमारे वहाँ पर, लैक ऑफ अवेयरनेस थी, लैक ऑफ मीन्स था कि लोगों का जो लाइफ स्टैंडर्ड है, लाइफ स्टाइल है, वो इतना अच्छा नहीं था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना अच्छा लोगों का नहीं था। फिर एक टर्म आता है पॉपुलेशन सेंसस। सबको पता है कि हर 10 साल में पॉपुलेशन सेंसस हमारा जो है देश का करा जाता है, पॉपुलेशन काउंट करी जाती है हर 10 साल में। 2011 में लेटेस्ट हुई थी, कोरोना के टाइम पे फिर नहीं हुई थी, बाद में अभी तक हुई भी नहीं है, 2024 आ चुका है। तो पहला जो सेंसस था वो 1881 में हुआ था। जो फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस था जो इंडिया का, वो 1881 में हुआ था, ठीक है। अब देखो, जो हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मैंने बताया आपको, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताई, वो क्या दिखाती है? यही दिखाती है कि हमारी जो देश है कितनी सोशल बैकवर्डनेस थी इस देश में। ब्रिटिश रूल के टाइम पे फ्रीक्वेंट फेमाइंस और एपिडेमिक्स हमारे वहां पर आ रहे थे, हाई मोर्टालिटी रेट, राइट। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है ना, ये फेमाइंस और इसकी वजह से ही तो मोर्टालिटी रेट ज्यादा था। फेमाइंस आ रहे हैं तो ड्रॉट्स, एपिडेमिक्स वगैरह हो रहे हैं, तो हेल्थ सर्विसेज हमारे वहाँ पर इतनी अच्छी थी नहीं उस टाइम पे। लिटरेसी रेट की बात करें, लिटरेसी रेट का मतलब दोज हु कैन रीड एंड राइट, तो सिर्फ 16% था। सोशल बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया है आपका ये भी।
फीमेल लिटरेसी रेट और भी कमाल का था, सिर्फ 7%। जेंडर बायस दिखा रहा है ना सोसाइटी का ये, लिटरेसी रेट है 16%, फीमेल का और भी कम है। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बायस दिखा रहा है कि जो फीमेल है उनको इतना रिस्पेक्ट नहीं करा जाता था। ऑब्वियसली ये चीज तो दिखा रहा है, और क्या दिखा रहा है आपका कि फीमेल का जो है कम है लिटरेसी रेट। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 1921 का जो ईयर है उसको हम बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। 1921 तक जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इंडिया में वो कंसिस्टेंट नहीं थी। साइज ऑफ पॉपुलेशन जो है फ्लक्चुएट हो रहा था कि एक बार बढ़ गया, अगले 10 साल बाद सेंसस कंडक्ट करा दिया तो घट गया। तो इस चीज को हम बोलते हैं 1921 से पहले के सालों को फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। 1900 जैसे एग्जाम्पल देखो, अगर 1901 का सेंसस था उसमें 0.04 करोड़ टोटल पॉपुलेशन घटी थी। ठीक है, 1911 का सेंसस में 1.38 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ गई थी। 1921 का जो सेंसस था उसमें 0.07 करोड़ पॉपुलेशन कम हो गई थी। अब 1921 के बाद क्या हुआ ऐसा कि उसमें जो है उसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड हम बोल रहे हैं। तो 1921 के बाद इंडिया जो है सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में आ गया था, जब पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती ही जा रही थी। ठीक है, 1921 के बाद जो टोटल पॉपुलेशन है इंडिया में वो कभी भी कम नहीं हुई, कंसिस्टेंट राइज हुआ है पॉपुलेशन का। और कंसिस्टेंटली राइजिंग पॉपुलेशन हमारी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस भी थी। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। 1947 में हम आज़ाद हो गए हैं, खुद से देश चलाना है तो बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया था। ठीक है, एक्सेसिव बर्डन ऑफ मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट। मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट इज एक्सपेंडिचर विच अ कंट्री हैज टू इनकर ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन है उसके मेंटेनेंस पे जो खर्चा देश करता है उसको हम कहते हैं मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट। तो वो बढ़ रहा था। अब मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है साल भर साल, लेकिन जीडीपी देश की कम है। तो हाई मेंटेनेंस लो इन्वेस्टमेंट जीडीपी क्या दिखाता है कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसी थी? स्टेगनेंट और बैकवर्ड थी। ठीक है, 1951 के टाइम पे जो राइज इन इंडियाज पॉपुलेशन है इट वाज नेवर अलार्मिंग। इट रेंज बिटवीन माइल्ड टू मॉडरेट। यानी कि 1921 से 1951 में पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट इतना कोई दिक्कत नहीं लग रहा था कि पॉपुलेशन हमारे लिए एक बर्डन हो जाएगी देश के लिए। नहीं, इट वाज लाइक ओके, माइल्ड या टू मॉडरेट इंक्रीज हो रहा था पॉपुलेशन में, क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई थे और दोनों के बीच में जो गल्फ है वो कम था। अब जितने लोग पैदा हो रहे हैं ऑलमोस्ट उतने ही हर साल मर भी रहे हैं। ऐसा सा कुछ बैलेंस की सिचुएशन बन रही थी उस टाइम पे। लेकिन 1951 के बाद जो राइज इन पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वो काफ़ी अच्छी हो गई। तो बर्थ रेट तो अभी भी हाई है लेकिन डेथ रेट कम हो गया, राइट। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की दिक्कत वहाँ पे हमने देखी थी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था? देखो, ये जो पाई चार्ट आपको डायग्राम दे रखा है, इस तरह के डायग्राम जो है आप बना सकते हो एग्जाम में, मार्क्स ज़्यादा मिल जाते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। ठीक है, सबको पता है ये चीज़। अगर आप ये टेबल देखोगे तो ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बताता है इंडियन इकोनॉमी का एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, 1951 का डेटा है बेसिकली ये। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो 72.7% लोग प्राइमरी सेक्टर बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते थे। 10.1% सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्रीज में काम करते थे। एंड 17.2% पीपल वो वर्किंग इन टर्शरी सेक्टर, और वी कैन कॉल इट एज सर्विस सेक्टर, राइट। अब इस टेबल से हमें क्या दिखता है, या आप बेसिकली अगर ये पाई चार्ट ही देख लो तो इससे क्या दिख रहा है कि एग्रीकल्चर वॉज अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। इतने सारे लोग काम कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में, तो ऑब्वियसली मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर था। परसेंटेज ऑफ पीपल जो कि एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है वो बहुत कम है अगर हम बाकी देश में देखें तो। जैसे इंग्लैंड में और यूएसए में सिर्फ 2% लोग हैं, हमारे यहाँ 72.7%। सीरियसली, जापान में सिर्फ 12% है, जर्मनी में सिर्फ 4% ऐसे लोग हैं जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो ये क्या दिखाता है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस,
बैकवर्डनेस तो दिखाता है ये इंडियन इकोनॉमी की, राइट। एग्रीकल्चर वॉज अ मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। अब इतने सारे लोग जब इसमें प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पे। अकॉर्डिंगली एग्रीकल्चर वॉज टेकन लार्जली एज अ मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस एंड लेस एज एन ऑक्यूपेशन फॉर प्रॉफिट। अपने लिए खेती कर रहे हैं लोग कि जितना उगाया फैमिली के लिए काम आ गया, सब्सिस्टेंस फार्मिंग बेसिकली देखा जाएगा। तो एग्रीकल्चर जो है इट वॉज एज कंसिडर्ड एज अ मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, इंडस्ट्री दिखाई मैंने तुम्हें कितने लोग डिपेंडेंट थे, 10.1%, राइट। यूएसए में देखें तो 30% लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर पे डिपेंडेंट है, 42% इंग्लैंड में, 39% जापान में। अगेन इंडस्ट्री पे हमारी इतनी कम जो डिपेंडेंसी है वो क्या दिखाती थी, इंडियन इकोनॉमी कैसी थी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे, बैकवर्ड थी। और देखो बेसिकली देशों में क्या होता है ना कि एग्रीकल्चर सेक्टर में पहले ज़्यादा पॉपुलेशन डिपेंडेंट होती है, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ होती है, फिर टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ होती है। हमारा यहाँ अलग ही हुआ है, एग्रीकल्चर से डायरेक्ट हम सर्विस सेक्टर पर कूद गए। इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ हमारे यहाँ इतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। जो ट्रांजिशन था हमारे यहाँ पर वो डायरेक्ट कहाँ से आया था, एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में। एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पे हम शिफ्ट नहीं हुए थे। जो ट्रांजिशन ऑफ वर्कफोर्स था, अगर वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पे आता, इसका मतलब इकोनॉमिक टेक ऑफ हुआ है कि इकोनॉमी ने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हुआ था, एग्रीकल्चर से डायरेक्ट हम सर्विस सेक्टर में आ रहे हैं, ठीक है। जो ये इकोनॉमिक टेक ऑफ था, ट्रांजिशन ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, ये हमारे यहाँ पर नहीं हुआ। बेसिकली कुछ मद्रास प्रेसिडेंसी के जो एरियाज थे जिसमें प्रेजेंट डे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, बॉम्बे, बंगाल, यहाँ पे कुछ ग्रीन शूट्स थी उस टाइम पे। ग्रीन शूट्स का मतलब कि ये जो एरियाज हैं इसमें हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो कर रहा था, सर्विस सेक्टर भी ग्रो कर रहा था, और एग्रीकल्चर सेक्टर की डिपेंडेंस जो है यहाँ पे कम होने लग रही थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। बट ओडिशा, राजस्थान, पंजाब, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वर्कफोर्स है वो बढ़ता ही जा रहा था इन बेसिकली स्टेट्स में। तो ऑक्यूपेशनल सेक्टर ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वो क्या दिखाता है कि काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड इकोनॉमी हमारी थी, ठीक है। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर थी। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, डेफिनेशन दे रखी है क्लियर। इट रेफर्स टू द एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक चेंज एंड द एलिमेंट्स ऑफ सोशल चेंज। इकोनॉमिक चेंज वाले कौन कौन से हो गए, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर, एनर्जी, बैंकिंग। सोशल चेंज वाले एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग फैसिलिटीज। और इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प किस में करता है, इन दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। एलिमेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहे थे, वो ये पॉइंट्स हैं आपके। रेलवेज इंडिया में आए थे 1850 के टाइम पे, एंड इट वॉज डेवलप्ड। इसलिए नहीं कि ब्रिटिश लोग चाहते थे कि इंडिया की हम डेवलपमेंट करें, नहीं, ये चीज़ इसलिए करी गई थी कि वो चाहते थे कि उनका फ़ायदा हो, उनका फॉरेन ट्रेड एक्सपैंड हो। तो इट वॉज डेवलप्ड टू ट्रांसपोर्ट फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू द इंटीरियर ऑफ द कॉलोनियल इंडिया, राइट। दे एम टू वाइड द साइज ऑफ मार्केट फॉर ब्रिटिश प्रोडक्ट्स इन इंडिया। लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन तो था, करा तो हमारे देश में ही था। आई एम नॉट सपोर्टिंग देम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पोर्ट्स। दे वर डेवलप्ड टू हैंडल एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन एंड इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। ये बॉक्स में दे रखा है, पहली ट्रेन हमारी बॉम्बे से थाने चली थी 1853 में, ठीक है। इनलैंड वाटरवेज की जो डेवलपमेंट थी वो अनइकोनॉमिकल प्रूव हो गई थी। जैसे कि जो कोस्ट कैनाल था ओडिशा पे, वो बहुत ज़्यादा ह्यूज कॉस्ट पे बना था, बट वो रेलवेज के साथ कम्पीट नहीं हो पाया था, तो इट वॉज अल्टीमेटली अबेंडेंड। तो पैसे बहुत ज़्यादा खर्च कर दिए यहाँ पे। पोस्ट एंड टेलीग्राफ की बात करें तो वो उन्होंने डेवलप करे थे ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए। बाद में धीरे धीरे दे सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। रोड्स जो हैं वो भी डेफिनेटली इन्होंने डेवलप करी थी अच्छी खासी, अपनी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू पोर्ट्स। अलग अलग जगह से पोर्ट्स तक रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट कराना है तो इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट किया था, राइट। लेकिन कोई भी ऐसे एफर्ट्स नहीं थे टू बिल्ड ऑल वेदर रोड्स। तो दिक्कत आती थी इनको रेनी सीजन में रूरल एरियाज में जाने में। ऑब्वियसली इनको करना भी क्या है रूरल एरियाज में जाने में, इन्होंने अपने काम के लिए रोड्स बनाई थी, तो अपने काम के लिए रोड्स बना ली, कितना काम इनका हो जाए कि ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो जाए, रॉ मटेरियल अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो जाए, पोर्ट्स तक इनका काम हो गया।
रूरल एरियाज तक ऑल वेदर रोड्स कनेक्शन देने का इनका क्या फ़र्ज़ था? कोई फ़र्ज़ नहीं था, अपना काम करना था इनको बस। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर चेंज था ब्रिटिश राज में, ठीक है, वो हुआ था, बट मोटिव क्या था उनका? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं था इंडियन इकोनॉमी का। उनका मोटिव था कि अपना हम मार्केट एक्सपैंड करें, अपना स्वार्थ देख रहे थे इसमें भी वो। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज तो हमारे यहाँ पर हुआ था, बेशक इंडियन इकोनॉमी जो है वो बैकवर्ड थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वॉज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आंसर है नो। ठीक है, अगर हम इम्पैक्ट पढ़ते हैं इस हिसाब से कि ब्रिटिश लोगों का ये सब कुछ करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का मोटिव क्या था, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव इम्पैक्ट थोड़ी था उनका मोटिव। तो ये मोटिव थोड़ी था कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं वो, नहीं। द मोटिव वॉज कम्प्लीटली क्लियर एंड फोकस्ड एंड इट वॉज कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। फिर भी अगर हम देखें कुछ एंड यील्डेड सम पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स। पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स बहुत अच्छा टर्म है, एग्जाम में यूज कर सकते हो। तो देखो, कमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर्स, ये क्रिएट हुआ था जिससे कि इंडियन इकोनॉमी की थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई थी। बट हाँ, ब्रिटिश लोगों ने इसको फोर्स्ड करा था, फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन किया था, राइट। तो जो आपके सब्सिस्टेंस फार्मर्स थे, यानी कि जो एग्रीकल्चर करते थे, सिर्फ इतना उगा लिया कि फैमिली का पेट भर जाए, तो वो लोग बाहर आ गए थे। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई थी, उन्होंने अनसर्टनिटीज ऑफ मार्केट को फील किया था। ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रेलवेज और रोडवेज की वजह से जो है इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ हुई थी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी थी। जो ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट करा गया था उस टाइम पे, फूड ग्रेन जो है वो इजीली उसकी मूवमेंट थी टू द फेमाइन अफेक्टेड एरियाज, तो फेमाइंस कंट्रोल हो गई थी इस वजह से। ट्रांजिशन था फ्रॉम योर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज टू मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, जिस वजह से जो है डिवीजन ऑफ लेबर हमारे देश में आ गया, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो है वो एनहांस हुई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में बनाया था, तो पॉलिटिशियंस और प्लानर्स, इनफैक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था इनकी पॉलिसीज से, इनकी एक्ट वगैरह से। इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज इन इंडिया अगर हम देखें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें तो डोमेस्टिक मार्केट का एक्सपेंशन हुआ था, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था देश का। रेलवेज की वजह से जो है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ था। ठीक है, और रेलवेज जो है उससे जो लोग हैं, जो वो ये नहीं सोचते थे, जैसे पहले सोचते थे कि इतनी दूर जाना पड़ेगा, तो जो बेसिकली जो ये बैरियर्स थे ऑफ डिस्टेंस, ये टूट गए थे लोगों के बीच में। फास्टर मूवमेंट हो रही थी लोगों का भी और फूड सप्लाईज का भी। नेगेटिव इम्पैक्ट ये था कि रेलवेज जो है दे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये जो रॉ मटेरियल है उसको आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो पोर्ट्स तक और इजीली फिर एक्सपोर्ट कर सकते हो ब्रिटेन में, तो ये दिक्कत थी। फिनिश गुड्स जो हैं, जैसे वो इम्पोर्ट्स हो रहे थे उसके इंडियन इकोनॉमी, वो फैसिलिटेट हो गए थे कि आराम से बाहर से गुड्स आ रहे हैं, पोर्ट से रेलवे से लोगों के पास जा रहे हैं, महंगे में बेचे जा रहे हैं, राइट। तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी थे। तो दिस वाज द चैप्टर। एनसीईआरटी से भी चैप्टर कराऊंगी, अलग वीडियो में कराऊंगी, बट उसको इसके जो क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे खास तो क्वेश्चंस है नहीं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, देख लो, इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे। कुछ ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस, फिर ये कुछ आपके ट्रू एंड फॉल्स वगैरह हो गए, ये आपके एक नंबर वाले क्वेश्चन हो गए। ये सीबीएसई के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ रखे हैं, PYQs। चैप्टर खत्म हो चुका है तो इसलिए बता रही हूँ, बट ट्राई कर लेना इन क्वेश्चंस को। बाकी ये एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस तो आपको इंटरनेट पे मिल ही जाते हैं, और सिंपल सी बात है, सारा करा चुकी हूँ मैं आपको। एक बार एनसीईआरटी वाले से बुक से भी कराऊंगी, अलग वीडियो बनाऊंगी, उसमें कुछ है नहीं, ये कर लिया तो वो भी हो जाएगा। तो एक बार ये कुछ देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मिसलेनियस क्वेश्चंस आई मीन। मेन बात ये है, एक बार चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देख लेते हो ना, उसको समझ लेते हो, और फिर बुक को एक बार थोरोली रीड कर लेते हो, तो इजीली क्वेश्चंस लिखे जाते हैं। अपने आप इनको रटना थोड़ी होता है ना। अब एक ये दे रखा है एक्स्ट्रा, ये पढ़ा देती हूँ कि कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल। तो एग्रीकल्चर सेक्टर, ज़मींदारी सेक्टर से जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुआ था। ज़मींदार्स क्या होते हैं ये सारा बता चुकी हूँ, तो एक बार रीड कर लेना, इसको समझा चुकी हूँ। इंडस्ट्रियल सेक्टर की कैसे एक्सप्लॉइटेशन हो रही थी उस टाइम पे, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो डिस्ट्रॉय कर दी गई थी, एंड ये सब कुछ ये भी करा चुकी हूँ सारा। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या दिक्कत आई थी ये भी हो चुका है। रिवर्सल ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, डेक्काई मुस्लिम के बारे में एक बार रीड कर लेना, कुछ है नहीं इसमें खास। बाकी एनसीईआरटी में है थोड़ा सा डिटेल में, तब कराऊंगी तो तब कवर हो जाएगा।
बट बाकी स्टिल अगर एनसीईआरटी वाली वीडियो नहीं देखनी हो तो इसको रीड कर लेना, सिंपल सा है, कुछ समझने वाला इसमें है नहीं। एंड दिस वाज अ चैप्टर